Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the last chapter of class 12 accountancy, that is an cash flow statement. And you can see that in the last few videos, we discussed what is the meaning of cash flow statement, how we will prepare the cash flow statement, how many activities are prepared under the cash flow statement according to AS3 revised, and we can see that there are basically three activities are included in the cash flow statement, that is in cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, and cash flow from financing activities. And in the last video we already completed the theoretical and practical concept and focus on the practical problem, how we will find out the cash flow from operating activity. उसका एक proper structure हम लोगों ने देखा. Now let's we move to the next practical approach related to the cash flow from investing activity, और हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग cash flow from investing activity find out करते हैं. So please note down what is the meaning of cash flow from investing activity, what is the meaning of cash flow financing activity. ये हम लोगों ने पहले ही के वीडियोस में इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है. आज हमारा बेसिकली एम ये है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो प्लीज नोट डाउन द सेकेंड एक्टिविटी इज कैश फ्लो फ्रॉम investing activities. Okay, so what is cash flow from investing activity? It refers to the acquisition, acquisition का मतलब होता है परचेस करना, खरीदना, परचेज एंड डिस्पोजल. डिस्पोजल का मतलब होता है सेल करना, डिस्पोजल यानी सेल करना. क्या चीज? इट रेफर्स टू एक्विजिशन यानी परचेज करना एंड डिस्पोजल यानी सेल करना. किसको? ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस के लॉन्ग टर्म एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को खरीदने बेचने से जो भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विच आर इन्वेस्टमेंट में आगे ध्यान रखिएगा, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट्स. मतलब हम इन्वेस्टमेंट में उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जिसे हम कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं. यानी बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट के परचेज एंड डिस्पोजल यानी सेल को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं जो कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में नहीं आते. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन. अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल फ्रेम में हाउ वी विल फाइंड आउट दी नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैलकुलेशन ऑफ net cash from investing activity. ठीक, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जब भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ डिस्पोजल की बात करें, और डिस्पोजल से क्या होता है, पैसा आता है, और एक्विजिशन यानी परचेज से पैसा जाता है. सो बेसिकली इनफ्लो किससे होगा? जब भी हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या करेंगे, परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, और जब हम उसी नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो पैसा आएगा. सो प्लीज नोट डाउन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से में कहाँ से पैसा आ सकता है. पहले हम इनफ्लो की बात करते हैं.
proceeds from sale of fixed assets, ठीक है, इससे पैसा आएगा. एंड proceed from sale of non current इन्वेस्टमेंट बेचने से जो पैसा आएगा. एंड यू नो वेरी वेल, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बदले आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. सो जो इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड आपको रिसीव होता है वो भी आपके लिए क्या है? इनफ्लो. इंटरेस्ट रिसीव्ड. और पैसा जाएगा कहाँ? आपने फिक्स एसेट्स पर सेल किया तो पैसा आया. सेल कब करेंगे? जब आप खरीदे होंगे तभी ना आपने सेल किया होगा. तो जब आपने परचेस किया, जब आप फिक्स एसेट्स को परचेस करेंगे या आप परचेस करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को, तो इससे आपका पैसा क्या होगा? आउटफ्लो होगा. और जो एट द एंड, मतलब ये नेट जो आंसर आएगा, ठीक है, यही आपके लिए कहलाएगा कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये बात याद रखना है. अगर ये आंसर पॉजिटिव में आया तो आप क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो अगर पॉजिटिव में आंसर आए तो. अगर नेगेटिव में आए तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. यहाँ रुपीज का साइन लगाना मत भूलिएगा. So this is a simple and short format by which we can easily find out the net cash from investing activity. फिक्स एसेट्स को बेचा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचा तो पैसा आया, ये कैश इनफ्लो हो गया. इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया, पैसा आया, प्लस होगा. लेकिन अगर आपने फिक्स एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेस किया तो ये आपके लिए क्या है? आउटफ्लो है. तो इन दोनों को डिडक्ट करेंगे और फाइनली अगर आपका प्लस ज़्यादा आता है, यानी प्लस बैलेंस आता है, तो इट विल बी नोन एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और अगर यही चीज़ माइनस में आती है, इसको बोलेंगे नेट कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो प्लीज नोट डाउन हाउ वी विल फाइंड आउट दी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट विल बी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Okay, how we will find out the cash flow from financing activity. फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बेसिकली जो रिलेशन है वो किससे है? एक्विजिशन ऑफ फंड से. कैसे हम फंड अरेंज करेंगे, बेसिकली उसका रिलेशन किससे है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से. तो द थर्ड एक्टिविटी विल बी ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी का रिलेशन क्या है? इट refers to those activities which concern with या which related to arrangement of फाइनेंस. यानी जिसका रिलेशन किससे होता है? फाइनेंस के अरेंजमेंट से होता है. अरेंजमेंट मतलब कैसे हम मनी अरेंज करें. यू नो वेरी वेल, कंपनी के केस में बेसिकली दो सोर्सेज हैं, या तो ओनर्स फंड या तो बोरोड फंड. सो उसी तरह से अकाउंटेंसी के फील्ड में भी जब हम वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें बताता है कि हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस से, यानी जो हमने फंड अरेंज किया है उससे कितना कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ. जैसे हम शेयर इशू किए तो शेयर इशू करते हैं तो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट इशू करते हैं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे है. सो यू कैन सी दैट कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताता है कि ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के अरेंजमेंट से या फिर फाइनेंस के रिडक्शन से नेट एट द एंड ऑफ द ईयर, नेट ड्यूरिंग द ईयर
हमें कितना कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। इसका भी फॉर्मेट आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है। पहला, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आप इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो जो पैसा आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो करते हैं। ठीक है, ये हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं। उसी तरह से आपको हमेशा याद रखना है कि अगर शेयर प्रीमियम पे इशू होगा तो प्रीमियम की अमाउंट ऐड करेंगे, ठीक है, और डिस्काउंट पे तो इशू होगा ही। अगर प्रीमियम पे हमने शेयर इशू किया है तो प्रीमियम की वैल्यू इसी अमाउंट पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हमने कोई अंडर राइटिंग कमीशन पे किया है या कोई भी कमीशन पे किया है किस लिए, शेयर इशू करने के लिए, तो ये भी क्या होगा, हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। सो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया शेयर इशू में उसी तरह से अगर हम इशू करें, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं, क्या इशू करते हैं, डिबेंचर, तो ये हमारे लिए प्लस का साइन है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर प्रीमियम होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर डिबेंचर इशू हुआ है प्रीमियम पे तो प्रीमियम की वैल्यू को ऐड करेंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट की वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस। और अगर इसमें भी हमने अंडर राइटिंग कमीशन पे किया है तो अंडर राइटिंग कमीशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस। ये कुछ पॉइंट्स हैं व्हाइल वी फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद मान लीजिए हमने प्रपोज डिविडेंड पे किया, प्रपोज डिविडेंड वो भी प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का नहीं, प्रपोज डिविडेंड किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, या इंटरिम डिविडेंड पे किया शेयर पे, या फिर इंटरेस्ट पे किया, ये सब के सब आपके कौन सी एक्टिविटी के पार्ट होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए ये माइनस होगा क्योंकि आप पे कर रहे हैं। और सिमिलरली जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, अगर आप इसका रिडम्पशन कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर डिबेंचर, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, बेटर। और फाइनली ये जो फाइनल आंसर आएगा ये भी पॉजिटिव में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आंसर आएगा, पॉजिटिव में आएगा तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव में आएगा तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो प्लीज नोट डाउन। So after completing all the types of the theoretical concept related to the last chapter of class 12 accountancy, that is a cash flow statement, let's we move to the practical concept which are related to the cash flow from operating activity. The first question is question number 6a. The question number 6a. Question number 6a क्या कह रहा है? Question number 6a says that cash, calculate cash from operating activity. आपको क्या फाइंड आउट करना है? Cash from operating activity from the following balances: debtors opening closing, bills receivable opening closing, creditors will be opening closing, outstanding expenses are opening closing, bills payable is an opening closing, and accrued income is an opening closing. Operating profit before working capital changes was 1,30,000. So operating profit before working capital changes was 1,30,000. So you know very well, जब भी हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो फॉर्मेट देखिए, थोड़ा सा फॉर्मेट याद करिए। फॉर्मेट क्या था? सबसे पहले मैं क्या चाहिए था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, नॉन कैश एक्सपेंस माइनस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आ जाता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यानी हमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ही एडजस्टमेंट करना है और बाकी कंपोनेंट से हमको कोई मतलब
नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6A। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश को भी नहीं कैलकुलेट करना है, कैश फ्रॉम कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें से जब हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ये इनकम टैक्स इसमें से माइनस नहीं करता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अमाउंट कितनी है वर्किंग कैपिटल चेंजेस की? 1,30,000। ओके, अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स करेंगे, जैसे डेटर और क्या दिया हुआ है? बिल्स रिसीवेबल, पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, accrued income. So there are 5 items which are related to the current assets and current liabilities. ये 5 items given हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल पॉइंट्स। यू नो वेरी वेल, डेटर इज द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन कौन सा है? ये तीनों करंट एसेट्स हैं और ये तीनों आपकी क्या है? करंट लायबिलिटी। सो मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो प्लस, नहीं, करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, यानी इसके साथ हमेशा अपोजिट बिहेवियर करते हैं। और करंट लायबिलिटी के साथ हमेशा सेम बिहेवियर करते हैं, यानी अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, घटेगा तो माइनस। यही आपको इसमें चेंज करना है, इसमें शो करना है। जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया है डेटर, पहले था 50,000, नाउ इट विल बी 40,000, बढ़ गया, घट गया। डेटर जो था पहले 50,000 था, अब हो गया 40,000, घट गया। और घटने में हम लोग क्या करते हैं? डेटर को प्लस करते हैं, तो क्या हो गया? सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल इज 10,000, फिर बढ़ के कितना हो गया? ये 12,500, यानी बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया। और आपको पता है जब करंट एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? माइनस, कितना बढ़ गया? गॉट इट? क्रेडिटर्स के साथ हम सेम बिहेवियर करते हैं। 25,000 से हो गया 20,000, यानी हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, क्योंकि जिसके साथ सेम बिहेवियर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले कितना था? 800, अब कितना हो गया? 1,000, बढ़ गया, प्लस कर देंगे, क्योंकि जिसके साथ में हम करते हैं सेम बिहेवियर। नाउ बिल्स पेबल 40,000 से हो गया 25,000, घट गया बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल लायबिलिटी है, उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना अमाउंट है? अमाउंट विल बी 15,000। एंड नाउ लास्ट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है? एसेट्स होती है और ये क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि इसके साथ अपोजिट बिहेवियर। सो हम लोगों ने क्या किया? 10,200 को छोड़ के बाकी सबको हमने क्या किया? घटाया है, बिकॉज ऑफ करंट एसेट्स के साथ अपोजिट बिहेवियर, करंट लायबिलिटी के साथ सेम बिहेवियर। यही हमारा लॉजिक है, यही हमारा फंडा है इस चैप्टर को समझने का। एंड फाइंड आउट दी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1,16,700, 1,16,700। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो प्लीज नोट डाउन। So now let's we move to the question number 9, and it is a very important question for us. The question number 9 says that Narula Limited earned a profit of 2 lakh after charging and crediting to the following items: depreciation on fixed assets 25,000, loss on sale of furniture is 3,000, amortization of development cost is 8,000, provision for doubtful debts is 2,400, provision for taxation is 40,000, transfer to general reserve is 20,000, gain on sale of machinery is 9,000. The following additional information is given to you
Trade receivable previous year 90,000, current year 1 lakh. Trade payable previous year 41,000, current year 60,000. Outstanding expense previous year 5,000, current year 1,000, and prepaid expense previous year nil, and the current year is 2,000. You are required to determine the cash flow, cash from operating activity. So let's we discuss about it. सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकालना है हमें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट. यहाँ सबसे पहले सबसे सिंपल होगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. सबसे पहले हम प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकाल लेते हैं. हमारा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है 2 लाख रुपीज़. ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख. थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं. ठीक, नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस. लेकिन बिफोर डैट यू कैन सी दैट इसमें कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो ये हम क्या करेंगे, दोनों आइटम्स को हम लोग ऐड करें. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, एंड प्रोविजन फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये दोनों एप्रोप्रिएशन आइटम्स हैं. सो जैसे हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट कितना है 40,000 और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 ऐड किया, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसमें हम लोग ऐड करना स्टार्ट ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग. अगर आपने फॉर्मेट ठीक से देखा होगा तो आपको मेरी ये दो बातें समझ में आ रही होंगी कि वाई वी एडेड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सेपरेटली, क्यों ऐसा किया गया. अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन सा है, डेप्रिशिएशन, अमाउंट कितना है इसमें 25,000. गॉट इट. लॉस कितना है आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000. ये सब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. amortization 8,000, amortization is the write off of development cost 8,000. उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,400, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है आपका, ये है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 2,400. and next will be a, ये आपका हो गया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 38,400. अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करते हैं माइनस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचने से प्रॉफिट का कितना हुआ 9,000. सो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ये क्या आ जाएगा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट्स करेंगे। कैसे करते हैं, अगर एसेट्स हैं तो बढ़ा देंगे, लायबिलिटी है तो घटा देंगे, और ये सब करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे इनकम टैक्स तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चंस में दिया हुआ है कुछ वर्किंग कैपिटल्स के नाम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी दैट ट्रेड रिसीवेबल आर गिवन 1 लाख फॉर करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर में इट विल बी 90,000, ठीक है। तो हम यहीं पे उसकी वर्किंग नोट बनाकर इसे सीधे यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, ओके, ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट दिया है आपका ट्रेड पेबल्स, नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड नेक्स्ट विल बी योर प्रीपेड एक्सपेंस, ओके। सो ये चारों कैटेगरीज के जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो करते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैसे प्रेजेंट करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल का प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 90,000, अब हो गया 1 लाख, बढ़ गया। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, एसेट्स, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं अपोजिट दिए, क्या करेंगे माइनस, यानी ये वैल्यू हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यानी इतना फाइंड आउट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हम यहाँ शो करेंगे। 2,60,000 में प्लस करेंगे 38,400, माइनस करेंगे 9,000, जो वैल्यू यहाँ आएगी उसे हम यहाँ पोस्ट करेंगे ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को उनके नेचर के हिसाब से, उनके रूल के हिसाब से, जैसे करंट एसेट्स है, बढ़ता है तो माइनस, घटता है तो प्लस, तो ट्रेड से बढ़ रहा है इसलिए इसको माइनस किया। ट्रेड पेबल पहले कितना था 6, पहले था 41, अब क्या हो गया 60 हो गया, तो बढ़ गया, इसके साथ सेम बिहेवियर करेंगे 19,000 प्लस करेंगे, इसको करेंगे माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है क्वेश्चन में, पहले था 5,000, अब हो गया 1,000, घट गया 4,000, क्या करेंगे माइनस करेंगे, सेम बिहेवियर। और प्रीपेड एक्सपेंस पहले था 0, अब हो गया 2,000, यानी बढ़ गया, तो क्या करेंगे 2,000 को माइनस करेंगे। और फिर इस वैल्यू में से इन सबको हम एडजस्ट करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा यही हमारा आंसर होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,52,400, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर आपके कॉपी में जगह होगी तो आप इसको आगे ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। उसका कैलकुलेशन कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन आएगा 2 लाख। अगर आप चेक करें तो 2 लाख में 38 में से 9 गया तो कितना होता है 29, 2,29,000, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। द कैलकुलेशन इज 2,29,400, और इस 2,29,400 को हम यहाँ पास ऑन करेंगे ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें 10,000, 4,200 माइनस करेंगे एंड 19,000 को करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 2,52,000, ओके। सो प्लीज नोट डाउन एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो ये हुई है कि द कैलकुलेशन 2,60,000 है, ये 2,29,000 आएगा। सो 2,29,000 जब 2,60,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2,69,000, और ये हो जाएगा 2,89,400। अब इस 2,89,400 को जब हम यहाँ पोस्ट करेंगे और उसमें से हमें माइनस क्या करना है 10, 4, 2,
यानी कि टोटल 16,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है, और 19,000 प्लस करना है। तो प्लस कितना करना है हमें, 3,000। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा 2,92,400 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। यही मुझे बताना था, ये छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ओके।